हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री का जो सीरीज सी का जो पेपर था, जो कि 7 अगस्त को पेपर हुआ, उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन से। व्हाट डज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इम्प्लाई? ये क्वेश्चन आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में से है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज कम हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने का यहाँ पर क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? मतलब यहाँ पे कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का कम होना। सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल बट नॉट ए ट्रांजिशन मेटल? देखिए, अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, जो क्लोरोफिल है ना, ये कंसिस्ट करता है मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम हम सबको पता है कि क्या है, हमारा अल्केलाइन अर्थ मेटल है। दिस इज अल्केलाइन अर्थ मेटल, जो कि एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपका जो है ट्रांजिशन मेटल नहीं है। राइट, सो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? जबकि आप हीमोग्लोबिन की बात करो तो देखो, हीमोग्लोबिन का जो कंपोनेंट है वो भी आपका आयरन होता है। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए लिगेंड? सो देखिए, जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स के बारे में बताया था कि लिगेंड्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो क्या होता है? लिगेंड होता है। ठीक है, तो लिगेंड आपका, लिगेंड क्या है? इट इज ए नेगेटिव आयन। यस, करेक्ट है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। बिल्कुल सही है ना? तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई कम्प्लेक्स है जिसमें Fe है और H2O6 है, तो यहाँ पर ये H2O क्या हो गया? लिगेंड हो गया, तो ये तो न्यूट्रल है ना? अब कोई कम्प्लेक्स है, मान लो उसमें Cn जुड़ा हुआ है लिगेंड के तौर पे, तो वो आपके पास नेगेटिव आयन की फॉर्म में हो गया है ना, Cn नेगेटिव। तो इस तरीके से, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? इसमें से कौन से कम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे? जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना, वो आपका सिर्फ होता है किसके केस में? इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के केस में ही। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जो पीछे वाले क्वेश्चंस थे उनके बारे में भी, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना था? एक तो देखो, क्लोरोफिल सबको पता है मैग्नीशियम होता है ना। अब अदर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, जैसे विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर हम बात करें, सो आपको जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करवाया था है ना, उसका 1 शॉट वीडियो भी दिया था, तो उसमें जो है आपको बताया था कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वेरियस विटामिन के, वो क्या क्या होते हैं ना। तो जैसे जो विटामिन B12 है, तो उसके कॉमन नेम से ही पता लग जाता है। साइनोकोबालामीन उसका कॉमन नेम होता है ना, तो वहाँ से पता लग जाता है कि इट कंटेन्स कोबाल्ट है ना। कोबाल्ट क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। जबकि जो हमारा, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की है ना, तो हीमोग्लोबिन सबको पता है आयरन कंटेन करता है। राइट, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में हम पढ़ चुके थे अपनी क्लासेस में। लाइक मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है ना। तो वो आपके पास सिर्फ जो है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के केस में ही देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लास में ही करवाया हुआ क्वेश्चन है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक मैंने आपका लेक्चर लिया था, उसमें जो है मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। एग्जाम्पल्स आपको सारे बताए थे, यूनिडेंटेड लिगेंड के, डाइडेंटेड लिगेंड के। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है ऐप पे भी उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं कि पॉलीडेंटेड लिगेंड का क्या एग्जाम्पल होता है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? जो इथाइलिन डायमीन है वो आपका बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। 5th का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 6th क्वेश्चन आपका ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से है।
ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज अगर होगा तो आप इसको कर सकते थे, लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर द थर्ड ग्रुप इन द एनालिसिस ऑफ द बेसिक रेडिकल्स. तो यहाँ पर कौन होता है आपका, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, राइट, NH4OH और NH4Cl. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड. सो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट है, डिफरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. सो देखो, जैसे क्लास में हमने पढ़ा था तो मैंने आपको स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ाया था, है ना. वहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि स्टीम डिस्टिलेशन के केस में सेपरेशन होती है जैसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पूछा है. तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में अगर हम देखें तो सेपरेशन होती है कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. 7th का डी ऑप्शन, बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू और ग्रीन कलरेशन इन द लेसेजनीस टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो आपकी पीजीटी की टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, उसमें जो है लेसेजनीस टेस्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था. ठीक है, तो उस टाइम हमने बात की थी लाइक टेस्ट आते हैं जैसे कि डूमास मेथड आता है ना, केरियस मेथड आता है, लेसेजनीस टेस्ट आता है ना, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं. तो जो टेस्ट सीरीज में से हमने बात की थी लेसेजनीस टेस्ट की, मतलब एज सच लेसेजनीस टेस्ट से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आ जाएगा आपके पास कौन सा कंपाउंड होता है जो आपके पास डी ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज द कंपाउंड हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following parts of the atmosphere has the ozone layer? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड यू कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को खुद से कर लेना था, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी चीज़ें हैं ना अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड. ये तो आप लोग क्लास 10th तक भी पढ़ते ही हैं. ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ये तो आपका अंडरस्टूड ही है. जो चैप्टर का नाम है ना ग्रीन केमिस्ट्री, बहुत ही इजी चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री, है ना, हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है. तो जो आपका ग्रीन केमिस्ट्री मतलब चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ग्रीन केमिस्ट्री की. सिंपल है ना, क्या होता है ये, द यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स टू प्रोड्यूस एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, जो कि मतलब आपके एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आ जाएगा डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज, ये तो जनरल क्वेश्चन है एक. ठीक है, कौन सी गैस आपकी रिस्पॉन्सिबल है भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं. बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो कि इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, जिनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना. तो बायोडिग्रेडेबल पूछा गया है तो बहुत ही ईजी है, दैट इज जो हमारा प्लास्टिक है सबको पता है नॉन डिग्रेडेबल है, एस्बेस्टोस नॉन डिग्रेडेबल है ना, मर्करी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है. जो हमारा सीवेज है ना, जो हमारा सीवेज है वो क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. ये IUPAC नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 3-methyl-2-butanol, है ना, 3-methyl-2-butanol. देखेंगे यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, CO ग्रुप है ना. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अब जब हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है उसके लिए हम ON नहीं लिखते हैं, ओन लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेटेड बाय द होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन.
होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल, जबकि ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला गया है। द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय। सो देखिए जो हमारा हेलो अल्केन्स वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हम पढ़ते हैं ये ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही होना था, है ना। सबको पता है कि पोटेंशियोमीटर तो आ ही नहीं सकता, फिजिक्स की चीज़ यहाँ पे कहाँ से आ जाएगी, एमीटर भी नहीं आ सकता, है ना। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पीएच मीटर क्यों आ जाएगा, पीएच मीटर तो पीएच को मेजर करने के लिए आता है ना। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे तब भी सी ऑप्शन राइट आंसर, राइट, विच इज द पोलैरिमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन फॉलोज द ऑर्डर। देखिए क्लास में जो है आपको ये करवाया गया था, है ना, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर लिखवाया था कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, जिसमें आपको क्लास में बताया गया है हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स वाले चैप्टर में कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटाइन होता है हमारा टर्शरी, फिर हमारा होता है सेकेंडरी, फिर नंबर आता है प्राइमरी वाले का। टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। उसके बाद पूछा गया मिक्सचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज द सोडा लाइम। सो ये भी आपको क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है ना। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड NaOH प्लस CaO। नेक्स्ट है 18, which of the following is formed when a concentrated aqueous solution of potassium acetate is electrolyzed। सो क्या बनता है जब आपके पास कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन लेते हैं पोटाशियम एसीटेट का, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, हेयर इथेन इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में से है, हाइड्रोकार्बन्स में जो हम प्रेपरेशन मेथड पढ़ते हैं ना एल्केन्स के, वहाँ से है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्लास में बताया गया था कि अल्काइंस का एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, फिर एल्कीन्स, फिर एल्केन्स। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इथाइन आपके पास क्या है, इथाइन आपका एल्काइन है ना, फिर इथेन का नंबर आएगा, देन इथेन का नंबर आएगा। सो 19th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए आपको क्लास में करवाया है, वाई इज थायोनाइल क्लोराइड प्रेफर टू द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था क्लास में जो भी आपको मैथड्स करवाए थे ना हेलो अल्केन्स की प्रेपरेशन के, है ना, जैसे क्लोरो अल्केन है तो ये आपका हेलो अल्केन है, तो इसकी प्रेपरेशन के जो भी तरीके करवाए थे उसमें एक थायोनाइल क्लोराइड वाला भी करवाया था, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 वाला जो था, है ना, इसके साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है हमें यहाँ पे हेलो अल्केन मिल जाता है ना। तो ये मैंने बताया था क्लास में कि इसको जो है बेस्ट मेथड कहा जाता है, दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड वाला, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस है ना वो आपके पास क्या होती हैं, जैसे कि जो आपको अदर जो प्रोडक्ट मिलेंगे साथ में वो आपको गैसेस मिलेंगी, जैसे कि SO2 गैस जो कि इजीली एस्केप हो जाती हैं, और जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसके अलावा वो ऑलमोस्ट प्योर होगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी देखिए क्लास में करवाया, पूरा का पूरा ऑर्डर आपको लिखवाया था, कौन सा वाला हमारे पास इंटरमीडिएट मतलब SN1 रिएक्शन में क्या बनता है। तो SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है, कार्बोकटाइन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी, 21 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्या होता है ना कि जो जैसे ये मान लीजिए मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, सो क्लोरोबेंजीन के केस में ऐसा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना इस क्लोरीन एटम के ऊपर, ठीक है, दे आर इन द कंजुगेशन विद द बेंजीन, वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लोरीन एटम है ये आपके रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव है ना, वो फिर यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा, है ना, इट डज नॉट शो द रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन इजीली, देयरफॉर इट डिड नॉट गिव ए
white precipitate with the alcoholic silver nitrate solution. Next question is question number 23. Which of the following has the zero dipole moment? देखिए आपको जो है क्लास में मैंने करवाया था सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था ना, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर हम देखें तो एक सिस फॉर्म आता है, एक हमारा ट्रांसफॉर्म आता है ना। सिस और ट्रांसफॉर्म बताए थे कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे मैं बनाती हूँ ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म में कैसे होगा मेरे पास, जैसे ये कार्बन है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पर H डाइक्लोरो है, तो एक Cl जोड़ दिया, दूसरा Cl जोड़ दिया। तो ट्रांस आइसोमर्स में आपको बताया था कि जो सेम एटम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, जैसे इस तरीके से क्रॉस बनता है, क्लास में करवाया हुआ चीज़ है, ठीक है। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं आप कि अगर अपोजिट है तो इनकी जो डाइपोल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको लॉजिक लगाना था और बाकी चीज़ आपको क्लास में बताई थी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर डाइपोल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट में है जो सेम एटम्स हैं, ठीक है। तो डाइपोल्स कैंसिल हो गए, तो जीरो डाइपोल मूवमेंट आएगा ट्रांस वाले में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मच oxygen or hydrogen will be produced when 23 gram of sodium reacts with excess of methanol. आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास जो है 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, वो अगर रिएक्ट करता है, जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे Na सॉलिड फेज में, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ मिथेनॉल के साथ, ठीक है। मिथेनॉल इज CH3OH, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3O नेगेटिव, है ना, और Na के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस जो आपके पास हाफ H2 है वो बाहर निकल जाता है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि जो 1 मोल है सोडियम का, है ना, मतलब कि जो 23 ग्राम है सोडियम, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स जो 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, दैट अपॉन रिएक्शन विद अल्कोहल गिव हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। सो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, 24 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25. Which of the following reactions will be found when salicylic acid reacts with the soda lime? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के रिएक्शंस हम क्लास में बात कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये बहुत कॉमन सा है, फिनोल की प्रेपरेशन का एक तरीका आता है ना। तो सोडा लाइम वाली चीज़ हमने डिस्कस की थी कि NaOH और CaO क्या होता है, हमारा सोडा लाइम होता है। तो सैलिसिलिक एसिड जब भी आपका रिएक्ट करता है सोडा लाइम के साथ, तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट फिनोल, ठीक है। क्या मिलेगा वहाँ पे, आपको फिनोल मिलेगा। और सैलिसिलिक एसिड कौन से रिएक्शन में मिलता है, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। कौन से रिएक्शन में मिलता था, हमारे कॉल्बेज रिएक्शन में। कॉल्बेज रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक यहाँ पे लगाते तो आपने ना, अगर ये पढ़ा भी नहीं होता तो जितना चीज़ आपको क्लास में बताया ना उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते थे इसको। जैसे आपको कॉल्बेज रिएक्शन बताया ना, तो कॉल्बेज रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं। फिनोल को ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो फिर जो है हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड जो है मिल जाता था। फिर वापिस से CO2 के साथ ट्रीट करवाते थे, एसिडिक मीडियम रखते हैं तो सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाता है ना। तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते थे चीज़ों को यहाँ पे। अब सैलिसिलिक एसिड की बात हो रही है ना, तो अगर ये रिएक्ट करेगा सोडा लाइम के साथ तो क्या मिलेगा आपको, फिनोल। फिनोल की प्रेपरेशन का मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द फिनोलिक ग्रुप? देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन था, है ना। टेस्ट सीरीज में आई थिंक एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कुछ था, एक्वस फेरिक क्लोराइड टेस्ट, है ना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में। एक्वस फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो कि आपका होता है बेसिकली फिनोल के केस में, है ना। मतलब क्वेश्चन वहां पे क्या था कि वायलेट कलर का कम्प्लेक्स कहाँ पर मिलता है, ऐसा क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो वायलेट कलर का कम्प्लेक्स मिलता है जब आपका जो फिनोल है वो रिएक्ट करता है इसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, दैट इज FeCl3 के साथ, ठीक है। तो मतलब ये फिनोल के लिए टेस्ट आता है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, 26 का सी ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म। एल्कीन भी कर सकता है शो, एल्केलॉन भी कर सकता है ना। हमारे जो एल्कोहल है, ये एल्केलॉन जो है ये आपका एल्कोहल है, ये भी शो कर देगा आपका, है ना। हेलो एल्केन भी शो कर देता है, एल्कीन भी शो कर देता है आपका, एल्केनल नहीं करता है ना, अल्डिहाइड्स नहीं शो करते हैं। सो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अल्केलन जो है क्या है यहाँ पर अब देखो अल अगर लग गया ना तो जो आपके पास एल्केनल है वो क्या है, वो अल्डिहाइड है। एल्केनल इज द अल्डिहाइड। अल जब भी लगता है लास्ट में तो क्या होते हैं, वो अल्डिहाइड होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एल्केनल। ठीक है, सो अल्केनल इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। कानिजरोज रिएक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, कानिजरोज रिएक्शन आपको पढ़ाया है। ठीक है, कानिजरोज रिएक्शन में आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आपको एक तो अल्कोहल मिलता है ना, एक तो आपको अल्कोहल मिलता है और एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट मिलता था, राइट। तो अल्कोहल कौन सा है यहाँ पे, बेंजाइल अल्कोहल। नेमिंग रिएक्शन में से है, क्लास में बहुत बार बात हो चुकी है कि नेमिंग रिएक्शंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो 28 का ए ऑप्शन आ जाए। 29, वाई आर अल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। वाई आर अल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब देखो इसमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो बहुत ईजी यहाँ पर हो जाने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरे पास ऐसे आएगा RCHO, है ना, या फिर ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ RCH डबल बॉन्ड O, है ना। जबकि अगर मुझे लिखना है कीटोन तो मैं कैसे लिखूंगी, RC डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, है ना, अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर 2 हैं कीटोन के केस में, ठीक है, अल्डिहाइड के केस में 1 है। तो देखो आपको क्लास में जो चीज़ पढ़ाई है उसका अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर लॉजिक लगाते तो आप पहुँच जाते आंसर तक। ठीक है, वैसे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता है ना तो जितनी चीज़ क्लास में बताई थी उसी के आधार पे आप बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, अब कैसे, जैसे देखो अगर हम देखें अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात करें तो क्लास में आपको पढ़ाया ना माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, क्लास में इसके बारे में बात हो चुकी है ना। अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कंप्लीट चीज आपको ये बताई है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं हमारे कीटोन में, है ना, जबकि इसमें एक ही है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया रिप्लेस होके। ठीक है, तो मतलब अल्काइल ग्रुप्स अगर 2 हैं यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स इज लेस इन अल्डिहाइड्स, मतलब अल्डिहाइड में कम और कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप हो गए तो इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो आपके प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपका यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो क्या होगा, इससे हिंड्रेंस क्रिएट होगी ना, हिंड्रेंस क्रिएट होगी जो भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए कीटोन्स के केस में। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन। तो अगर यहां पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है तो मतलब अब जहां पर भी हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है वो तो ज्यादा रिएक्टिव हो ही नहीं सकता ना। कैसे रिएक्टिव होगा, जब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो आप खुद सोचो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, इसीलिए अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट मैंने आपको करवाया था क्लास में, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना। तो उसमें जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में जो डिस्टिंग्विशिंग जो टेस्ट होता है ना, जो हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है बिटवीन द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज द टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट में आपको ये भी पढ़ाया है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, और क्लास में ये भी बताया था कि जो रिएजेंट्स वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है आपका वो क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है। और ये चीज बिल्कुल उस टाइम क्लियर बताई है कि अल्डिहाइड्स आपके शो करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को, लेकिन कीटोन्स नहीं करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में भी हमारा क्वेश्चन था। ठीक है,
रिएक्शन विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसका आंसर आ जाएगा विच इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, जैसे हम ल्यूकास टेस्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। ल्यूकास टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, और फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ये सारे टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। रिमेंबर दिस, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है ना, यहाँ पर कितने प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल हैं। तो एक तो मैं यहाँ पे ऐसे बना सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2N, है ना। 4 कार्बन हो गए, देखो हाइड्रोजन 11 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और एक N, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देती हूँ H2, ठीक है। तो CH3 CH2 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 NH2, ये बन गया सेम फॉर्मूले का, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है? दूसरे में आप देख सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं ना, CH3, एक कार्बन यहाँ पर, एक आप CH3 यहाँ पर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दिया, एक आपने CH2 यहाँ पे जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन, है ना। अगर मैं मिथाइल यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ मान लो, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए फिर भी? 3 3 6, ठीक है। और 2 कितने हो गए? 6 और 2 8, ठीक है। 9 10 11 हो गया। कार्बन भी उतने, नाइट्रोजन 1। तो एक तो ये आपके पास पॉसिबल है यहाँ पे, ये एक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा आपको बता दिया। थर्ड वन कौन सा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर आप जोड़ देते हो CH2 CH3, ठीक है। तो एक आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आपने अटैच कर दिया CH3 कार्बन, ठीक है। एक आपने जोड़ दिया यहाँ पर CH3 एंड 1 CH3 हियर, सिंगल बॉन्ड NH2। एक ऐसे भी बन सकता है ना। तो इसमें भी देखो कितने कार्बन है? 4, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? देखो 3 3 6, ठीक है। और 9 11 हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया। तो एक आपके पास ये भी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो कितने आइसोमर्स हो गए इसके? कितने आइसोमर्स हो गए? 4। ये आपके पास पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, which of the following values of the base dissociation constant for the amines represent the strongest base? देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट वन, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था जब हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर किया था। तो उसमें जो है हमने बात की थी कि अगर आपके पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, बेस के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एज इट इज क्लास में बात हुई है कि अगर बेस के केस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, तो वहाँ पर जो है अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बेस उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी बताया था कि अगर Ka जो कि होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो वाला एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और ये भी क्लास में बताया था कि आपको वैल्यूज़ जो है दी जा सकती हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा, दैट इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। सो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक? मोस्ट बेसिक पूछा गया है, कौन सा होगा यहाँ से? देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही चला गया, नाइट्रो वाला, है ना। क्लास में आपको ये चीज़ पढ़ाई है
कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है हमारा वो -I इफेक्ट शो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। और ये भी आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी -I वाले ग्रुप्स होंगे, पर्टिकुलरली ये एग्जाम्पल हम कितनी बार ले चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, अगर ये है तब तो आपका जो है यहाँ पे क्या बढ़ने वाला है, एसिडिक कैरेक्टर। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो अमाइन ग्रुप होता है ना वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है ना, अमाइन। तो यहाँ पे एक बेसिक ग्रुप है वो, है ना। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वाला आपके पास जो है मोस्ट बेसिक है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता था यहाँ से कि बेंजाइल अमाइन आपका स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होता है एनिलीन से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम देखें बेंजाइल अमाइन का फॉर्मूला लिखे तो कैसे बनेगा, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और एनिलीन क्या होगा C6H5 NH2, ठीक है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये रिंग के ऊपर मेरा जुड़ गया NH2, है ना। तो देखो बेंजाइल अमाइन आपका स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होता है एनिलीन से, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे ना नाइट्रोजन के ऊपर। अब सबसे पहले ये बात हुई, ये हमारा अमाइन ग्रुप अगर होगा तो वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर क्यों होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और आपको पढ़ाया हुआ है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो डोनर्स होते हैं वो एज ए बेस एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज डीलोकेलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, ये डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा ओवर दिस बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, लेस अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए एनिलीन के केस में, तो ऑब्वियसली वो आपके एनिलीन को क्या बनाएगा, लेस बेसिक, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है बेंजाइल अमाइन के केस में, तो ये आपका ज़्यादा बेसिक होगा एनिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following will be formed when aniline reacts with the NaNO2 and HCl at the room temperature? क्या बनता है जब आपका एनिलीन रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइड के साथ और HCl के साथ, बहुत कॉमन सा है, क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पॉलीमर्स वाला चैप्टर आपको क्लास में पढ़ाया गया है ना। लीनियर पॉलीमर्स में आपको पढ़ाया है, एक तो लाइव लेक्चर में भी हुआ है, और जो आपको वन शॉट पॉलीमर्स का जो रिकॉर्डेड वीडियो दिया था उसमें हमने पता नहीं कितने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पॉलीमर्स के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी पॉलीमर में से। तो एटलीस्ट जैसे क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि कौन सा आपका लीनियर पॉलीमर है, सो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। नाइलॉन हमारा एक लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है, जबकि बेकेलाइट और ये जो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड है ये आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि ये हमारे क्रॉस लिंक्ड में आते हैं ना, बेकेलाइट आपका क्रॉस लिंक्ड में है। नेक्स्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बीच में डिफरेंस वी हैव डन इन द क्लास। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पूछा गया है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कैसे करता है। सो इट प्रोसीड्स थ्रू द फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, दैट इज द हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। हम क्लास में पढ़ चुके हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, राइट। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस क्वेश्चन का आंसर है 38 का बी ऑप्शन। 39, ये डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्लास में, ये तो आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, आप मान कर चलिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मेड बाय द पॉलीमाइड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मैंने वो अमाइड लिंकेज भी बताई थी इवन स्ट्रक्चर में, है ना, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मोनोसेकेराइड, है ना, 3 से लेकर के 4 कार्बन यहाँ पर हो सकते हैं ना, 3 से लेकर के 4 कार्बन एटम्स हो सकते हैं मोनोसेकेराइड्स के केस में, जो कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में आता है। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पर भी आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और आपका कीटोनिक ग्रुप होगा, और साथ ही साथ जो आपका माल्टोज है ना, वो आपके पास किसके एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप आता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप आता है ना, माल्टोज है, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, रिड्यूसिंग शुगर के। स्पेशली आपको करवाया बायोमोलिक्यूल्स के वाले चैप्टर में रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। जैसे ये भी आपको बताया था कि जो हमारा जो सुक्रोज है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ऑल्सो डन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स डज नॉट कंटेन ए कायरल कार्बन। ग्लाइसिन के केस में कायरल कार्बन नहीं, ग्लाइसिन के केस में कायरल कार्बन नहीं होता है। कायरल कार्बन क्या होता है आपका, ठीक है, कार्बन एटम्स दैट आर अटैच टू द 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। सो देखिए, जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसका आपको लेक्चर वीडियो दिया गया है ना, उसमें आपको करवाया गया था कि जो हमारा ग्लाइसिन होता है वो एकमात्र अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी था, है ना, कि कौन सा अमाइनो एसिड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है जहां पर कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है ग्लाइसिन का, एक कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लाइसिन का। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, नेक्स्ट आपको बोला गया है, देखो एंजाइम्स के बारे में अलग से आपको वीडियो लेक्चर दिया गया है ना, एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। एंजाइम्स आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। ईच एंजाइम कैन कैटेलाइज ए नंबर ऑफ रिएक्शंस, बिल्कुल गलत है। एंजाइम्स में आपको पढ़ाया है कि एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होते हैं। तो मतलब एक एंजाइम ऐसा नहीं है कि दैट कैन कैटेलाइज ए नंबर ऑफ रिएक्शंस, है ना। एंजाइम जो है आपके पास स्पेसिफिक होते हैं, और ये तो बिल्कुल सही है कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करेंगे। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर देयर रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है ना, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स फॉर देयर एक्शन, उतने में ही एक्शन कर देते हैं। तो रॉन्ग आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में बात हो चुकी है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन पूछ लिया है ना, क्लास में हमने पढ़ा है कि हमारा विटामिन बी और सी ही आपका वाटर सोल्यूबल होता है, और बाकी क्या होती हैं, फैट सोल्यूबल हैं, है ना। जैसे हमारा जो विटामिन ए है ना, वो भी क्या है, हमारा ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ये क्या है, हमारे फैट सोल्यूबल। सो ए ऑप्शन आंसर। Next question, which of the following is used both as an analgesic as well as the antipyretic। ये क्वेश्चन आपका है जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, जो कि आपके मतलब पेन को रिलीव करते हैं। एंटीपायरेटिक जो कि बॉडी टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं। तो एस्प्रिन जो है दैट कैन एक्ट बोथ एज एन एनाल्जेसिक भी और एज ए एंटीपायरेटिक भी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है ना, 12th क्लास का, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स बनाने के लिए किसका यूज होता है, सो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट। एज ए प्रोपेलेंट किसका यूज नहीं होता है, सो जो फिनाइल हाइड्राजीन है दैट इज नॉट यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। डिटर्जेंट के लिए क्या चीज जो है सही नहीं है। सो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बोली गई है, इट हैज़ ए नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट एंड ए पोलर ग्रुप। ये तो आपने क्लास 10th तक भी पढ़ा होगा, डिटर्जेंट्स वाला जो एक चैप्टर रहता है।
केमिस्ट्री में, वहाँ पे है ना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट और साथ में एक पोलर ग्रुप यहाँ पे रहता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट इजीली डिग्रेडेड, बिल्कुल सही है। एक सरफेस एक्टिव रिएजेंट है, बिल्कुल सही है। इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये आपका गलत है। डिटर्जेंट्स आपके पास क्या होते हैं, दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, which of the following has the same dimensions as that of the Planck's constant? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, या आपने फिजिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं। सो ये क्वेश्चन ना बेसिकली जैसे हम एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमने बीच में बात की थी। लाइक एंगुलर मोमेंटम टॉपिक तो हमने पढ़ा है, मतलब फॉर्मूला तो आपको बताया ना, L=mvr, मतलब जो बोहर्स थ्योरी पढ़ाई थी उसमें, है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब फिजिक्स पार्ट का रहता है वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मेनली डायमेंशन, बट स्टिल यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन देखो आपको पता तो था, E=hν, इतना तो आपको पढ़ाया है क्लास में, है ना, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बनता है। इसके ऊपर कितने ही हम क्वेश्चंस भी कर चुके थे। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। यहाँ से h का निकालना है डायमेंशन, तो क्या निकालेंगे, E/ν। E का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज ml² T-2, है ना। फ्रिक्वेंसी सबको पता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो डायमेंशंस क्या आ जाएगा, T-1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ml² T-1, ये बन जाएगा, राइट। तो ये आता है डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट के केस में, ठीक है। अब देखो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम के केस में भी सेम यही डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है, राइट। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय L, और इसके केस में भी यही फॉर्मूला रहता है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपको बोला गया है कि 10.6 जो ग्राम सोडियम कार्बोनेट है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। सो देखिए हम जानते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, दैट इज 106, है ना, दैट इज 106। तो आपसे बोला गया है कि कितने ऑक्सीजन एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास इतना है, सो दैट मीन्स कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 106 ग्राम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है ना 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट की, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज मोल्स इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा आपका, मतलब इतना ग्राम दिया गया है तो 10.6 डिवाइडेड बाय कितना होता है इसका मोलर मास 106, सो 10.6 डिवाइडेड बाय 106 कितना आ जाएगा आपका 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 मोल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है, अगर हम Na2CO3 में देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके 3, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा 106 ग्राम है, 106 ग्राम कंटेन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, है ना, Na2CO3 में कितने ऑक्सीजन होते हैं 3, सो 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10.6 है, अगर ना जैसे बोला है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो वो कितने होंगे आपके 0.1 इंटू 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, फिर जब आप सॉल्व करेंगे 0.1 इंटू 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी।
तो ये आपका जो सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ से क्वेश्चन है, जो कि आपका चैप्टर दूसरे टीचर ने लिया होगा। सो उन्होंने इसके बारे में करवाया होगा, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन एंड फॉर्मूलाज। तो उस तरीके से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए मोलर सॉल्यूशन। ये आपको क्लास में करवाया गया है। इसका वीडियो लेक्चर जो वन शॉट का आपको दिया था, रिकॉर्डेड है ना, उसमें भी आपने अगर देखा होगा तो मोलैरिटी, मोलैलिटी है ना, और वैसे भी जनरली पता ही होता है इसके बारे में। अब मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो मतलब मोलैरिटी की बात हो रही है। मोलैरिटी आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो आंसर क्या आ जाएगा। अब अगर मोलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 mole of the solute in 1 liter of the solution. C option. 51C. Next is question number 52. Which of the following is the correct volume occupied by one molecule of water if the density of the water is, अगर density of water 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो देखो, जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, डेंसिटी की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो अगर आपको यहाँ पे मास निकालना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, है ना। 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है हमारे वाटर का, 18, है ना। तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -23, ये आ जाएगा। अब देखो, मास आपके पास निकल गया, ठीक है, मास निकल गया। आपको निकालने को क्या बोला है, वॉल्यूम निकालने को बोला है। तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो यहाँ पे आपके पास 1 दी है, देखो डेंसिटी तो 1 की 1 है, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर -23 होगा, क्योंकि अगर उस फॉर्मूला में रखेंगे ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वहां से वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है वो तो 1 गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके केस में होंगे, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो है कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और पूछा गया है कि किसके पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो STP की जो कंडीशन रहती है, ठीक है, एट STP के ऊपर जो 1 मोल ऑफ गैस होती है, 1 मोल ऑफ गैस दैट ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। एट STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP, 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP। सो देखिए, जो हमारा 1 मोल O2 है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर, है ना। STP की कंडीशंस के ऊपर बात हो रही है। सो उसको हम मान लेते हैं कि वो है आपके पास N, ठीक है। अब आपको किसके लिए निकालना है, 11.2 लीटर के लिए निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि हम N मान के चलेंगे। तो 11.2 लीटर के लिए आपको निकालने हैं, है ना। तो वो क्या होगा, अगर मैं बोल रही हूँ 22.4 लीटर के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो N है, तो 11.2 लीटर के लिए कितने होंगे, सोचिए, N/2, है ना। तो फर्स्ट वाले के केस में कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज द N/2। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है 8.0 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। सो
अब देखिए यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, जो हमारा 1 मोल O2 होगा दैट इज इक्वल टू, मोलर मास कितना होता है O2 का 32 है ना, सो दैट इज इक्वल टू 32। तो उसको मान लीजिए कि वो है आपके पास दैट कंसिस्ट ऑफ n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन आपको किसके लिए निकालना है, 8 ग्राम के लिए निकालना है। तो जो 8 ग्राम होगा दैट विल कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट कंटेन्स n/2, ठीक है। देखिए अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास जो मॉलिकुलर मास होता है O2 का वो 32 होता है, तो मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, ठीक है। जिसके केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 8 ग्राम के लिए क्या होंगे हमारे पास, n/2 होंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 0.1 मोल ऑफ O2, 0.1 मोल ऑफ O2। तो सबसे पहले तो 1 मोल के लिए मान के चलते हैं। फर्स्टली हम मान के चलेंगे यहाँ पे 1 मोल के लिए। सो 1 मोल के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मानकर चलिए n, ठीक है। तो 0.1 मोल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, n/10, यही आएगा n/10, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 2.24 into 10⁻⁴ ml of O2 at STP। सो अब देखिए अगर हम इस केस में देखें, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, STP की बात हो रही है, ठीक है। तो STP की कंडीशंस में हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर मान के चलेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर इस वाले केस में जो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो n ही आएंगे, दैट विल बी n ओनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी 22.4 ही है ना। जो STP के ऊपर हम वॉल्यूम मान के चलेंगे वो भी 22.4 और यहाँ पे गिवन भी 2.24 है। सो यहाँ पे n ही हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके केस में कितने आ जाएंगे हमारे n/10, राइट। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो देखिए जो आपकी टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, उसमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। उसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या लगेगा, जो हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या बोलता है कि जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। सो देखिए जब आपको इतना चीज क्लियर होगी कि हाँ जी इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगेगा और इस टाइप का क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो मतलब आप जो है यहाँ पे फिर मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अमोनिया के केस में निकालें मॉलिकुलर मास तो कितना आएगा, दैट इज 17 ग्राम, है ना। नाइट्रोजन का प्लस 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं 17 ग्राम। अगर हम N2 के केस में देखें तो N2 में कितना आएगा हमारा मोलर मास, दैट इज 28 ग्राम, ठीक है। CO2 में कितना आएगा, दैट इज 44 ग्राम। O2 में कितना होगा, दैट इज 32 ग्राम। तो मतलब जहां पर मॉलिकुलर मास ज़्यादा वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके केस में होगा, जहां पर मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा कम है, जहां पे मोलर मास सबसे कम है, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अमोनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसमें बोला गया है व्हाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है ना, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्यों डिक्रीज करता है, ये क्वेश्चन में बोला गया। क्योंकि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपका लो होता है हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर, ठीक है।
तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंटेन्स बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है CCl4। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, CCl4 का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बॉन्ड तो कैसी हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। उसके बाद देखते हैं CaCl2। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या आयंस होंगे, Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी बॉन्ड होती है आपकी, दैट इज आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे होती है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं NH4Cl में, नेक्स्ट इज NH4Cl। सो देखिए NH4 में कुछ इस तरीके से ये एक नाइट्रोजन है, वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर एंड वन मोर हाइड्रोजन हेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ये NH4 पॉजिटिव है ना, और Cl नेगेटिव अलग से है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी देखने को मिल रही है, और एज यहाँ पर आयंस है क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो मतलब पॉजिटिव आयन कौन है, NH4 पॉजिटिव, नेगेटिव आयन कौन है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी होती है और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी होती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम H2O में बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना। और H2O के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हमारे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी बॉन्ड देखने को मिलती है H2O के केस में, कोवेलेंट बॉन्ड। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। कौन रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियॉन्स को एक साथ होल्ड करने के लिए, दैट इज मेसोन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। मेसोन क्या है आपका, दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, देखिए अगर हम लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात करें ना, तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना होता है। सबको पता है कि जो रेड है ना, रेड कलर है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो देखिए अगर आपको इतनी बात पता हो ना यहाँ पे, तो जो हमने क्लास में लॉजिक पढ़ा है ना, फॉर्मूला, क्लास में हमने फॉर्मूला इसके डिस्कस किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। एनर्जी का रिलेशन है ना लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ, E इज इक्वल टू क्या होता है hc/λ, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जो E है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ये रिलेशन पढ़ा था हमने क्लास में, E इज इक्वल टू h न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ठीक है। न्यू हमारा c/λ के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू hc/λ। E आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा लैम्डा के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी वेवलेंथ जो है क्या है हाईएस्ट है, वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना होता है, जो भी हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं ना, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है वो आपको यहाँ पे अगर क्लियर हो जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे और ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा लोएस्ट एनर्जी में 58 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बोला गया है व्हाट डज दिस साई, इस सिंबल को साई कहा जाता है, ठीक है। व्हाट डज दिस साई इन द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट। आपको स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्लास में पढ़ाई गई है, ठीक है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई भी थी, और उसमें जो है ये भी बताया था कि कौन से सिंबल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, साई हमारा वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो साई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन, जो हमने क्लास में पढ़ा था वहीं से ही ये क्वेश्चन है।
तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे जो हमारा साई है वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जबकि हमारा जो साई स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम पढ़ चुके हैं इसको क्लास में। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सीओ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है। तो अगर हम सीओ में देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे 14। अगर हम Cn नेगेटिव में देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस नाइट्रोजन का 7, ऊपर एक नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा +1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमने एज इट इज एग्जाम्पल डिस्कस किया है क्लास में, सेम एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 60 का, ऑप्शन नंबर ए। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, solid NaCl is a bad conductor of electricity. Which of the following is the correct reason to explain this fact? This thing also we discussed. ठीक है, ये हम बहुत बार 2 बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये बात। एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, दूसरा जो है आई थिंक उसमें भी जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें भी कुछ ऐसा कंसेप्ट बीच में बात की होगी, ठीक है। सो सॉलिड NaCl इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सिंपल सा लॉजिक होता है ना। इवन ये तो एग्जाम्पल भी हमने किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल जो डिस्कस किया था, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको बताई थी, है ना, कंबाइंड लेक्चर था TGT PGT का, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर NaCl आपका मोल्टन फॉर्म में है तो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सॉलिड वाला क्यों नहीं होता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर आयंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मोबिलिटी नहीं हो रही है आयंस की, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कारण ही क्या होता है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, NaCl में कोई मोबिलिटी नहीं होती है आयंस की, सो यही इसका रीजन आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द मेटालिक लस्टर इन फ्रेशली कट सरफेस ऑफ ए मेटल। तो देखिए जो मेटालिक लस्टर होता है, हम सब जानते हैं कि मेटालिक लस्टर क्या होता है ना, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या करेक्ट रीजन है मेटालिक लस्टर का, ठीक है, इन फ्रेशली कट सरफेस ऑफ ए मेटल में, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द, लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी किसके द्वारा, बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, है ना, उनके द्वारा लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से मेटालिक लस्टर होता है। तो 62A। नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हमारा इथेनोइक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना, CH3COOH। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एल्कोहल्स में भी होती है, ठीक है। इथॉक्सी इथेन की अगर हम बात करें, ठीक है, इथॉक्सी इथेन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, ईथर है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR टाइप, है ना, बीच में एक ऑक्सीजन होता है। ये देखो यहाँ पे ये इथॉक्सी है, ठीक है, इथेन CH2CH3। तो इथॉक्सी इथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना, इसमें तो दो दो आपके पास ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, बीच में एक ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद देखिए, है ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 63 का डी ऑप्शन, ठीक है। इथॉक्सी इथेन क्या है आपका, ईथर है। यहाँ पे ईथर्स का जनरल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये बेसिक चीजें तो हमने डिस्कस किया ही था एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स वाले चैप्टर में, ROR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एज इट इज जो है आपको टेस्ट सीरीज में भी करवाया गया और क्लास में भी डिस्कस हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिटेड इन द ऑर्बिटल फॉर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1, एज इट इज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हुआ है, ठीक है। सो देखिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं ना यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके फिट होंगे इन द ऑर्बिटल, जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो 3 है और जो स्मॉल l है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है।
सो देखिए, अगर हमारा n की वैल्यू 3 है ना, l की वैल्यू 1 है, तो देखो हमारा होता है SPDF, है ना, ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं। तो यहाँ पे l की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3, ये वाली चीज़ तो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में, 0 1 2 3, है ना। इस तरीके से हम l की वैल्यू भरेंगे। तो p के लिए आपके पास l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि हमारा जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 3p ऑर्बिटल है ना, 3p ऑर्बिटल राइट। सो एक जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ना, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द अपोजिट स्पिन। जैसे अगर मैं 3p में इलेक्ट्रॉन्स भरती हूँ, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक की स्पिन ऐसे, एक ही ऐसे, अपोजिट स्पिन से होगा, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लास में एज इट इज क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डैश डैश द वेपर प्रेशर। देखिए, हमने जो सॉल्यूशंस वाला चैप्टर पढ़ा है उसका मैंने आपको रिकॉर्डेड भी सेंड किया है, ठीक है, रिकॉर्डेड भी हमने उसकी बात की है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर की, ठीक है। तो क्लास में ये पूरी चीज़ डिस्कस हुई है। लाइक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला जो हमारा टॉपिक था, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि वो आपका सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। सो आई होप आपको वो वाला पॉइंट याद होगा, है ना। Colligative property is directly proportional to number of the solute particles dissolved in the solution। तो आप इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो, हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो बस वो जो चीज़ पढ़ी है हमने उसी का ही कंसेप्ट यहाँ पे अगर लगा देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाना था, है ना। सो दैट इज लोअर्स। जब भी एडिशन की जाएगी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, देन इट लोअर्स द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ये भी आपके पास उसी में से है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ aqueous NaCl solution to that of the glucose with same molality। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है टेस्ट सीरीज में भी, और क्लास में भी ये कंसेप्ट डिस्कस किया है। सो देखिए, इसमें बोला गया है कि रेशो आपके पास क्या होगी, किस चीज़ की रेशो, ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ aqueous NaCl सॉल्यूशन। आपके पास है aqueous NaCl सॉल्यूशन। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारा जो NaCl है, NaCl जब डिसोशिएट करता है तो क्या आयंस देता है ये हमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना, यही आयंस मिलेंगे आपको aqueous सॉल्यूशन में, ठीक है। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस। जबकि ग्लूकोज हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज हम लिखते हैं C6H12O6, एक्वस सॉल्यूशन में ये हमें क्या देगा, C6H12O6, यही हमें दे देगा ये एक्वस सॉल्यूशन में। तो मतलब एक जो मोल है आपका NaCl का, वो 2 मोल यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है ना, आयंस, 2 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि जो 1 मोल है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वाटर में, तो वहाँ पर आपको ऑलवेज जो है यू विल गेट ओनली 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, क्लियर है। सो अगर आपको याद होगा तो हमने वैंड्स ऑफ फैक्टर भी पढ़ा है अपने क्लासेस में, है ना, वैंड्स ऑफ फैक्टर भी आपको पढ़ाया है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वैंड्स ऑफ फैक्टर I के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आपको कितने मिले, यहाँ पे रेशियो निकालनी है ना, तो कितने आयंस मिले आपको NaCl में, 2। तो मतलब यहाँ पर वैंड्स ऑफ फैक्टर I हम 2 मान के चलेंगे, यहाँ पर एक ही मिलता है। ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज एक, ग्लूकोज एक हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी होगी, 1 ही होगी, है ना।
तो जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी आपकी 2:1 ही आएगी, राइट। सो आई की वैल्यू देख सकते हैं, इसमें हमारे पास NaCl के केस में 2 है जो कि वैन सॉफ फैक्टर होता है, राइट। और अगर ग्लूकोज के केस में देखें तो आई की वैल्यू आपके पास 1 होगी क्योंकि ग्लूकोज आपका नॉन रिएक्टिव है, क्लियर। सो बस यही यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा। तो रेशियो क्या निकलेगी आपकी, रेशियो क्या निकलेगी, आई जो वैन ऑफ फैक्टर है NaCl का डिवाइडेड बाय आई ऑफ ग्लूकोज जो ग्लूकोज का वैन ऑफ फैक्टर है। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपकी 2:1। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस। आपको देखिए बहुत सारे रिलेशंस भी मैंने क्लास में करवाए थे, लाइक जो सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है ना उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी थी है ना, उनसे जो है हम किस तरीके से वैंड्स ऑफ फैक्टर को रिलेट करते हैं ना, डायरेक्टली वो डिपेंड करती हैं, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इस वैंड्स ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब भी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की रेशियो निकालनी है तो आप आई की रेशियो निकालते हो। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखिए अगेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा, अगेन इसमें भी वही कंसेप्ट है, वन बाय वन सब में देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर NaCl की, तो NaCl जब आपके पास डिसोशिएट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। MgSO4 जब डिसोशिएट करेगा देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे अपने पास जो वैंड्स ऑफ फैक्टर I की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं इथेनॉल की। तो अगर हमारा इथेनॉल है C2H5OH है ना, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 ही होगी है ना। आपको ये जो जैसे ग्लूकोज में था ना, हमारा ग्लूकोज में जैसे ग्लूकोज के केस में आपको कोई आयंस नहीं मिलेंगे, एज इट इज आपको जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वही आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, उसका एक मॉलिक्यूल। वैसे यहाँ पे भी अगर हम MgI2 की बात करें तो ये भी देखिए आयनिक है MgI2, तो यहाँ पर भी आपको आयंस मिल जाएंगे क्या क्या, यू विल गेट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, यू विल गेट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास I की वैल्यू क्या आ गई, अगेन 3 आ गई। एक आपको Mg2 पॉजिटिव मिला और 2I नेगेटिव, तो यहाँ पर वैंड्स ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि किसके केस में मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, राइट। सो हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट हियर। देखिए ये आप निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस I, ठीक है। जो वैंड्स ऑफ फैक्टर I की वैल्यू है उसके आधार पे ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला भी डिस्कस किया था जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। KF यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा है ना, और डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, M आपके पास मोलैलिटी आ जाएगा। सो देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले के केस में डेल्टा TF निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगी, दैट इज यहाँ पर देखिए कितना मोलल दिया गया है, ये कितना यहाँ पर मोलैलिटी या कंसंट्रेशन दी गई है 0.01, ठीक है। KF तो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो सबके लिए कॉमन ही आएगा। साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने आपको आयंस मिले, कितने आयनाइज्ड आयंस हैं, यानी कि जो वैंड्स ऑफ फैक्टर था है ना I जो था स्मॉल I उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आई थी फर्स्ट वाले के केस में, दैट इज 1। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमारे पास वैंड्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 थी है ना। जब NaCl टूटेगा तो एक तो आपको Na पॉजिटिव मिलेगा, एक Cl नेगेटिव, तो 0.01 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.02 मोलर, ठीक है। अब निकालते हैं डेल्टा TF,
इसके केस में जो हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज MgSO4। तो यहाँ पर आपके पास I की वैल्यू कितनी आई थी अभी 2, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भी 0.05 इंटू 2 कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। I की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके दैट इज 0.01। ठीक है, ये है आपके पास दिया गया है 0.005 इंटू 2। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा 0.01 मोल है। MgSO4 के केस में अगर करते हैं सॉल्व, तो MgSO4 के केस में देखिए क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 0.005 मल्टीप्लाई बाय MgI2 के केस में आपको कितने आयंस मिलेंगे, 3। अभी हमने देखा है ना I की वैल्यू 3, तो आ जाएगा 0.015 मोलर, राइट। तो यहाँ पे भी निकल जाएगा। और जो हमारा इथेनॉल था उसमें जस्ट लाइक दैट ऑफ ग्लूकोज I की वैल्यू कितनी थी, 1, है ना। तो C2H5OH क्या देगा ये आपको, ऑब्वियसली C2H5OH ही आपको फिर सोल्यूशन में मिलेगा, एक इसका मोल। ठीक है, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 थी, तो कितना दिया गया इसका, जो कंसेंट्रेशन गिवन है 0.005, है ना। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो कितना आ जाएगा 0.005 मोलर, राइट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपसे पूछा गया ना मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जहां पर भी हमने क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना। तो जहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, है ना, वहां पर आपके पास आप क्या बोल सकते हो कि मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट, सिंपल। तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया आपका डेल्टा TF, वो किस में आया 0.02, है ना, 0.02। तो 0.02 जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पर सबसे कम आई है। सो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, दैट इज योर 0.01 मोलर NaCl। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। हमने यहाँ पे सिंपली जो वैंड्स ऑफ फैक्टर था उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, राइट। तो हमने यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बस देखा, ठीक है। तो मतलब जिसके केस में सबसे ज़्यादा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, वहाँ पर क्या है, मतलब जितना ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट क्लास में फॉर्मूलाज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो जो 67th क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर, व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स। इसमें बोला गया है कि क्या होगा जब आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट करता है, क्या होता है उस टाइम, जो इंथैल्पी है वो इंक्रीज कर जाती है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 68 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला चीज एज इट इज क्लास में डिस्कस किया है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। जो आपको थर्मोडायनेमिक्स के 1 शॉट लेक्चर दिए हैं उसमें भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी के केस में जो हमारा डेल्टा S होता है, यानी कि जो आपका एंट्रोपी चेंज होता है ना, एंट्रोपी चेंज जो होगा यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपका कैसे बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के, है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स बना। तो स्पॉन्टेनिटी के केस में फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में करवाया है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की होगी, दैट इज ऑफ कैरोसिन। नेक्स्ट इज, ये वाली चीज एज इट इज क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ये हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। और इसका आपको 1 शॉट करके एक वीडियो लेक्चर भी मिला था। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका कंप्लीट हमने एक्सप्रेशन भी देखा था,
और एक स्टेप देखा था कि हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो जो भी हम कंसंट्रेशन लिखते थे ना वहाँ पे रिएक्टेंट्स के, उसी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ A + B विल गिव यू C + D, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में बताया था एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में। तो अब देखो जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, वो ऐसा सिस्टम कौन होगा, यहाँ पे दिमाग लगाओ। क्लोज्ड थर्मस फ्लास्क विद द टी ऑब्वियसली, सो 72 का आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वी हैव डन दिस थिंग इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था। सो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू, कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, फिर से वही बात आ गई है ना कि फ्री मूवमेंट हो रही है आयंस की। आपको मैंने बताया है कि अगर आयंस की फ्री मूवमेंट हो रही है तो उसी की वजह से कोई भी चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो दैट इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ये जो है क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, एक टेबुलर फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, है ना, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो कि कंबाइंड क्लासेस चल रही थी टीजीटी पीजीटी की, है ना। तो उसमें बताया था डायरेक्ट जो है टेबल हमने यहाँ से डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन देखिए आ गया है, द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको बताया था कि अगर बेस जो है वीक होगा और एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक, ठीक है। और हम सब जानते हैं क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर एसिडिक है तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7, अगर बेसिक है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, और अगर आपका न्यूट्रल है तो पीएच इक्वल टू 7 होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 7, बी ऑप्शन। 75, the specific conductivity of an electrolytic solution is correctly defined by which of the following options? Specific conductivity, molar conductivity, each and everything we discussed in the chapter electrochemistry. So specific conductivity के बारे में बोला गया है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 centimeter cube of the solution. Next is moving to the next question, question number 76। इसको देखिए हम एज इट इज डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, एज इट इज आपको बताया है SHE के बारे में आपको पॉइंट भी लिखवाया था, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, है ना, कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इसको मान के चलते हैं, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 0 वोल्ट मान के चलते हैं। सो आंसर इज SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच apparatus इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा apparatus यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए यूज होता है हमारा दैट इज कॉलोमीटर, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 77 का। नेक्स्ट इज 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल लाइब्रेट 0.5 ग्राम ऑफ ए मेटल बाय 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये मान के चलिए, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या पूछता है कि 1 फैरेडे, है ना, कहाँ पर जो है कौन से केस में आपको जो है 1/2
वेट ऑफ एटम मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है ना, क्योंकि यही बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल लाइब्रेट 0.5 ग्राम एटम ऑफ ए मेटल बाय 1 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो कहाँ पर आपको 0.5 यानी कि हाफ ऑफ द वेट ऑफ मेटल मिलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला है AlCl3। अगर AlCl3 है तो मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, +3। Al3 पॉजिटिव होता है ना, Al3 पॉजिटिव होता है। फिर FeCl3 के केस में हम देखें, CuSO4 के केस में, NaCl में देखें, तो देखिए अगर हम CuSO4 के केस में देखते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे जो Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि Cu2 पॉजिटिव होता है आयन, है ना, और SO4 2 नेगेटिव होता है। तो अगर Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये Cu में बदल जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू फैरेडे, है ना, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है, जो एटॉमिक वेट होता है कॉपर का, वो कितना होता है एटॉमिक वेट इसका, 63.5। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए मैं कर देती हूँ 2 इंटू फैरेडे, और इसका एटॉमिक वेट 63.5 मैंने लिख दिया, है ना। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, 1 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर 1 फैरेडे अगर मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए 63.5/2, है ना, डिवाइडेड बाय में आपका 2 आ गया यहाँ, राइट। तो यही आपके पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। मतलब आपसे ये पूछा गया है ना कि 0.5 ग्राम एटम ऑफ ए मेटल मीन्स 1/2 वेट ऑफ द एटम, तो यहाँ पर ये आपके पास अपॉन 2 में आएगा, इसीलिए आपके पास ये इसका राइट आंसर है। डन। नेक्स्ट चलिए आगे, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज। अगर रेट कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे है 2.5 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी जो हमने पढ़ा था। सो दैट विल बी 1, order of reaction will be 1. नेक्स्ट है which of the following can change the rate constant। कौन सा रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, अगर आप कैटेलिस्ट ऐड करते हो तब भी आपका चेंज होगा, टेम्परेचर को चेंज करते हो, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, A एंड C, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट 81 में देखिए क्या बोला गया है, द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन, बी का कंसेंट्रेशन, और बोला गया है आपको दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वेसल वॉल्यूम। What will be the rate of this reaction relating to the original rate? So इसको मैं अलग से यहाँ पे 1 नोट पे लिख के आपको बताती हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है समझने के लिए। So देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ना आपको रेट की बात हो रही है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप यहाँ पर रेट लिखेंगे, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ना, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है रेट लिखना है। सो हाउ यू विल डू दिस। सो देखिए मान लीजिए रिएक्शन है A + B विल गिव यू C + D, तो मेरे पास रेट क्या आ जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए का कंसेंट्रेशन, बी का कंसेंट्रेशन, ठीक है। रेट स्मॉल r इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करूंगी तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा जो कि k होता है। सो रेट इज इक्वल टू k, ए का कंसेंट्रेशन, बी का कंसेंट्रेशन, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
और हमारे क्वेश्चन में बोला था ना, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन दिया गया है, जो कि मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर बोला है वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वेसल वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है उसका 1/4। तो अगर वॉल्यूम आपका 1/4 हो जाता है ना, अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय, इफ वी इज रिड्यूस्ड बाय 1/4, है ना, तो जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या बन जाएगी, देन द कंसंट्रेशन बिकम्स 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी वहां पर, 4 टाइम्स बन जाएगी। क्लियर। तो अब इस केस में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब इस केस में आर डैश होगा, है ना, जो क्या होगा आपका कंसंट्रेशन। देखो दिमाग लगाना, अगर वॉल्यूम 1/4 हो जा रहा है तो कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूम इतना रिड्यूस हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो अब इस केस में मैं क्या लिखूंगी, जो मैं पहले ए का कंसंट्रेशन ऐसे ही लिख रही थी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको मैं कैसे लिखूंगी अब, 4A फिर 4B। क्लियर। तो क्या आ जाएगा ये हमारा 4 4 16, 16 के ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन। इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करूंगी, है ना। ये वाला मेरा जो पहला इक्वेशन था, इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करूंगी। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा यहाँ से आर डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ आर, आर डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ आर। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे ऑप्शंस में राइट आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। ऐसा ही पूछा गया है, देखिए कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन रिलेटिंग टू द ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट हम क्या मानकर चले, ओरिजिनल रेट दैट इज उसको हम मानकर चले आर, है ना। अब रेट क्या हो जाएगा, जब v जो है वो 1/4 हो जाता है, तो उस केस में रेट क्या हो जाएगा आपका आर डैश। सिंपल था क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको फॉर्मूलाज वगैरह बताए हैं ना यहाँ पे, उसी का आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज द, ये क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स में से है। इफ ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन व्हाट विल बी द टाइम फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। टाइम आपको निकालना है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए। देखिए अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में बात करें ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा T होता है स्मॉल t, दैट इज इक्वल टू A माइनस AT बाय के, A माइनस AT बाय के। ठीक है, अब यहाँ पर जो AT है वो मेरा क्या है, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t के ऊपर, एट टाइम t। ठीक है, सो फॉर कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन यहाँ पर जो 80 होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो अगर मैं यहाँ से t निकालूंगी तो t कैसे आ जाएगा मेरे पास, देखो 80 में यहाँ पर जीरो लिख देती हूँ तो t क्या आ जाएगा मेरा a बाय के, विच इज द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए जेल। देखिए ये एज इट इज हमने टेबल डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कई बार जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इमल्सन्स क्या होते हैं, है ना, जेल क्या होता है। तो जेल क्या है, दैट इज लिक्विड इन ए सॉलिड। ये आपका सरफेस केमिस्ट्री में से है, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में से था, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा पेप्टाइजेशन होता है उसकी डेफिनेशन है ये सिर्फ। ए रेड कलर्ड कोलॉइडल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट HCl टू द फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन है। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में से है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद, गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स।
सो 85 का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये भी डायरेक्ट हमने पढ़ा हुआ है गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्लास में, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर था, और इसी से रिलेटेड मुझे याद आ रहा है कि क्लास में हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है एज इट इज़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से क्वेश्चन है। क्या होता है यहाँ पे, अकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो 86 का आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेम पीरियड से कौन बिलोंग करते हैं, सिंपल पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन यहाँ पर बिलोंग करता है, दैट इज पोटाशियम एंड ब्रोमीन, ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलेटिव साइज ऑफ द कटायंस एंड अनाइंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट एटम। तो जो साइज होता है आपके अनाइन का वो लार्जर होता है देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। तो हम जानते हैं कटायन हमारा छोटा होता है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कटायन छोटा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कटायन हमारा लार्जर होता है, नो गलत है। कटायन अनायन इक्वल साइज के होते हैं, गलत। अनायन जो है आपका स्मॉलर होता है, गलत है। अनायन तो लार्जर होता है, तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, उसका करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो ये ऑर्डर क्या रहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ये आपको पढ़ाया था चैप्टर जो हमने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो डिस्कशंस की थी क्लास में, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम अलॉन्ग ये पीरियड जाते हैं ना, तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है या जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करता है ना, अलॉन्ग ये पीरियड। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है ना। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर। सो अलॉन्ग ये पीरियड तो इंक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे। सो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट ऑर्डर मेरा क्या बन जाएगा, कार्बन के केस में सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम के केस में, फिर बोरोन, फिर लिथियम, क्योंकि कार्बन हमारा ग्रुप नंबर 14 का है, राइट। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम आपका एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2 का है, ये आपका ग्रुप नंबर 13 का है, ये आपका ग्रुप नंबर किसका है, ग्रुप नंबर लिथियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का है एस ब्लॉक में, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये वाली एक्सेप्शन भी आपको करवाई थी बेरिलियम और बोरोन की, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन फॉर्म में। बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन रहती है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल रहता है बेरिलियम का वो हाइयर होता है बोरोन से। कंपैरिजन इसके पीछे का क्या रहता है, क्योंकि अगर हम बेरिलियम के केस में देखें ना, तो बेरिलियम के केस में देखिए जो कन्फिग्रेशन रहती है वो रहती है 1s2 2s2, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ अपने बेरिलियम की बात की मैंने तो 1s2 2s2, बोरोन की बात करती हूँ तो इसमें रहता है 1s2 2s2 2p1, है ना। तो कम एनर्जी देखिए p इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है, हमें पता है ना। यहाँ पे 2p1 आ गया, तो p इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपकी लेस एनर्जी लगती है s इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द p इलेक्ट्रॉन देन s इलेक्ट्रॉन। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। सो देखिए आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए
A sample of hydrogen peroxide that is H2O2 is labeled as 10 volume. इसका मतलब क्या हुआ? That STP 1 ml solution of H2O2 gives 10 ml of O2. That is D option. 90 का आ जाएगा D ऑप्शन. 91 का देखते हैं. ये क्वेश्चन आपका ना एस ब्लॉक चैप्टर में से है. एस ब्लॉक चैप्टर में से है, जो हमारे अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स होते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो कौन सा अल्कली मेटल हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? लिथियम का हाइड्राइड. दैट इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट, ये भी आपके पास एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2 में से है. अल्केलाइन अर्थ मेटल से ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया है ना. डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, यहाँ पे तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है. ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन आ जाएगा आपका? यहाँ पे बेरियम आ जाएगा, है ना. वो आपको निमोनिक भी बताया एलिमेंट्स को याद रखने का. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. तो बेरियम यहाँ पे आपके पास मोस्ट रिएक्टिव है. अपने ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है बेरियम. 92 बी ऑप्शन. 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व्स मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर? देखिए, अगर हम ये आपका ना जो हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन है. जो एल्कीन्स की प्रेपरेशन है वहाँ से है. अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड को, कौन सा कार्बाइड है जो कि मीथेन देगा ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर? दैट इज योर एल्यूमिनियम कार्बाइड. 93 का बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर. 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन बी टेस्टेड विद नेस्लर्स रिएजेंट? देखिए, मैंने आपको क्लास में नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है ये क्लास में मैंने आपको करवाया है. ठीक है, कि नेस्लर्स रिएजेंट क्या है. तो इसका यूज होता है जो नाइट्रेट आयंस हैं हमारे, है ना, उनके केस में. नाइट्रेट आयंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन बी डिटेक्टेड विद नेस्लर्स रिएजेंट? दैट इज नाइट्रेट आयंस. ओ सॉरी, नॉट नाइट्रेट आयंस. इसका यूज़ होता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ अमोनियम आयंस. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया. अमोनियम आयंस ये तो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है. ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा. दैट इज अमोनियम आयंस. ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट आपको क्लास में बताया था. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2HgI4. K2HgI4. ठीक है, तो इस आयन का यूज होता है आपका, है ना. अमोनियम आयंस की टेस्टिंग की जा सकती है विद द नेस्लर्स रिएजेंट. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ए ऑप्शन. नॉट नाइट्रेट आयन, इट इज ए ऑप्शन. अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव. ठीक है, और नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है? K2HgI4. नेक्स्ट क्वेश्चन 95. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या बोला गया है. ये ओजोन के बारे में है. ये ना ग्रुप नंबर 16 जो है पी ब्लॉक में, वहाँ से क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओजोन? ओजोन के रिस्पेक्ट में करेक्ट पूछा गया है. सो इट इज एन ऑक्सीडेंट एज वेल एज द रिडक्टेंट. ये इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ ए नॉन मेटल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना. मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा वाटर है, वाटर का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक, है ना. जब हमने ये जो एसिड और बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कंसेप्ट भी आपको पढ़ाया था, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट बताया था, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी कि वाटर हमारा एम्फोटेरिक होता है, विद एग्जाम्पल बताया था. ठीक है, ये आपका प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर दोनों की तरह एक्ट करता है. और ये क्लास में कंप्लीट डिस्कशन हो चुकी है कि कब ये प्रोटोन डोनर की तरह, कब ये प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा. ठीक है, इट रिएक्ट्स रेडली विद द बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स. ठीक है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर इसका होता है. इट इज़ हैविंग एम्फोटेरिक नेचर. ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है ना. वाटर के लिए इट ऑक्सीडाइजेस आयरन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है. पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? H2O. बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इसके जो पहले 2 पॉइंट थे वो तो एज इट इज़ हमने क्लास में डिस्कस किए हैं. ठीक है, H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct order of the decreasing acidic character of the dioxides of oxygen family?
ऑक्सीजन फैमिली के डाइऑक्साइड्स का एसिडिक करैक्टर पूछा गया है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, इनकी तरफ आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि क्लास में भी मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई होगी, लाइक एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएजेंट्स हैं, है ना, जैसे यहाँ पे नेस्लर्स रिएजेंट का क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस टाइप से जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं, आपके नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, उनकी तरफ मेन फोकस करना होता है। So what is the correct order of the decreasing acidic character of the dioxides of the oxygen family, है ना। तो ऑक्सीजन फैमिली में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये आपके पास रहता है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, SO2 का नंबर आ रहा है, फिर आएगा SCO2 का, फिर आएगा टेलीरियम की डाइऑक्साइड का, फिर आएगा पोलोनियम की डाइऑक्साइड का, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही है, ठीक है, ये ऑर्डर। सो बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा एसिडिक कैरेक्टर में, ठीक है। और ये चीज़ें भी आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली, इन जनरल अगर हम देखें तो मेटल्स जो है वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स इन जनरल हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका सिंपल जो है, सिंपल सा क्वेश्चन है नोबल गैसेस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज ऑब्टेन्ड बाय रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। कौन सी नोबल गैस है ऐसी जो कि आपकी ऑब्टेन की जाती है बाय द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन? सो दैट इज योर रेडॉन। नेक्स्ट है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हमारा जिंक, कैडमियम और मर्करी है ना, ये ऐसे मेटल्स हैं विच आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या रहता है, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर करेक्टराइज बाय द पार्शली फिल्ड N-1 इंटू डी सब सेल्स, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे ये जो N-1 इंटू डी सब सेल्स होते हैं ना, वो आपके पार्शली फिल्ड होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। लेकिन जो हमारे जिंक, कैडमियम, मर्करी होते हैं, इनके केस में क्या होते हैं, ये आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है, ठीक है, नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस। सो देखो मैंने आपको हेबर्स प्रोसेस जो है वो पढ़ाया हुआ था ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स में अलग से, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेसेस का मैं आपको क्लास में बताती रहती थी, लाइक मैंने आपको और भी कुछ प्रोसेसेस बताए थे, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, जिसका यूज़ H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। मतलब ये जो प्रोसेसेस जो रहते हैं ना, ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो हेबर्स प्रोसेस आपके पास क्या होता है, अमोनिया के केस में आपका यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ आपको पढ़ाई गई है क्लास में बिल्कुल एग्जैक्ट की, यहाँ पर आयरन जो है एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं इन द रेशो 1:3, 1:3 रेशो में, और हमें NH3 मिलता है, अमोनिया मिलता है, और एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ होता है आयरन का। तो यही पूछा गया है। मतलब देखिए जो प्रोसेसेस में कैटलिस्ट क्या यूज़ होते हैं, है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया अपने कंप्लीट पेपर का, है ना। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, है ना, और थोड़ा बहुत रिलेट भी किया कि क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, राइट। सो चलिए ठीक है, सो आज की डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।